बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1 केमिस्ट्री की कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। क्लियर है, आपको ऑर्बिटल दिए गए थे टेस्ट में। इसमें एक एस था, दूसरा पी, तीसरा डी एंड चौथा एफ। क्लियर है, तो यू शुड नोट डाउन कि एस की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है पी से, और इसकी ज़्यादा होती है डी से, और इसकी ज़्यादा होती है एफ से। ये तो आपकी एक एमसीक्यूज़ हैं। इसके साथ साथ ये आप लोग ये भी नोट करते जाएं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कास्ट करती हैं। इस देखें, इस एस ऑर्बिटल की वजह से फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि देखें, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है। दूसरी एमसीक्यूज़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कास्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कास्ट करता है। क्लियर है, और इसके अट्रैक्शन देखिए, हम कहते हैं कि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। क्लियर, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। देखिए, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो होती हैं वो भी इसलिए होती हैं कि इसकी डेंसिटी जब इन ऑर्बिटल्स में देखें, इस ऑर्बिट्स में लेट सपोज ये न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर लेट सपोज डी आया या फिर एफ आया, जो भी है, और इस शेल में एस ऑर्बिटल आया, तो देखिए इसकी और इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी जब डेंसिटी कम होती है तो ये कम स्क्रीनिंग कास्ट करेगा, तो इनकी स्क्रीनिंग कम होती है। इसी वजह से ये इंतहाई ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, और एज ए रिज़ल्ट इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट भी काज हो जाता है। क्लियर है, तो यू शुड नोट डाउन कि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट काज करता है। क्लियर, और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट में ये एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इसलिए इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ये इंतहाई ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि ये इनके दरमियान जो एफ या पी या फिर डी पी डी या एफ ऑर्बिटल की चूँकि डेंसिटी इंतहाई कम होती है, जब उनकी डेंसिटी कम होती है तो उसका स्क्रीनिंग कम होगा। इसी वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा कि विच ऑर्बिटल शोज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। क्लियर है, सपोज आपको ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, एक देखे मैक्सिमम ओवरलैपिंग कब शो करेगी एक ऑर्बिटल, अगर वो एक दूसरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहे। देखिए, आपके साथ एक ऑर्बिटल है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास ये एक पी ऑर्बिटल है। क्लियर है, और चांस में ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास कांस्टेंट है, दूसरा आपके पास एस ऑर्बिटल है, और तीसरा आपके पास क्या है, वो भी पी ऑर्बिटल है। तो क्वेश्चन ये है कि इस एस और पी में कौन सा सबसे ज़्यादा इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन दो तरह से हल हो सकता है। नंबर 1, अगर ये P हैं और ये P हैं और दोनों एक्सियल मिले, देखिए एक्सियल एक एक्सिस पर, ये देखिए इस तरह मिले, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग P के दरमियान ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू SP। मतलब ये है कि SP की जो ओवरलैपिंग है, S और इस P की जो कांस्टेंट थी, इसकी ओवरलैपिंग कम है P एंड P ओवरलैपिंग के। लेकिन याद रखें कि अगर ये एक्सियल ना हो तो फिर बॉन्ड बन ही नहीं सकता। या देखें, सपोज एक पी इस तरह पड़ी हुई है, इस तरह, और दूसरी पी इस तरह पड़ी हुई है, तो इसमें बॉन्ड बनने के चांसेस नेग्लेजेबल हैं, ओवरलैपिंग नेग्लेजेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि पी के साथ ज़्यादा ओवरलैपिंग शो कर सकता है एज़ कंपेयर टू एस एंड पी। क्लियर है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हेयर इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें व्हाट टाइप ऑफ वो क्या है, ओवरलैपिंग है। तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग तो आयनिक बॉन्ड में नहीं होती, ओवरलैपिंग के बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड में करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम नो ओवरलैपिंग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है वो सिंपल चार्जेस की वजह से है, ना कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज थी हमारी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। वो कहते हैं कि फाइंड वॉल्यूम इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है हमारे साथ कांस्टेंट है, द प्रेशर इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? इस P डैश को हमने कितना बढ़ाया, या P2 को हमने कितना बढ़ाया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? सपोज इनिशियल प्रेशर हमारे साथ P1 है, तो हमने कितना बढ़ाया प्रेशर, हमने दुगना किया। क्लियर है? देखें, फाइंड वॉल्यूम, फाइंड V2, वॉल्यूम फाइंड करें अगर हम प्रेशर को इनिशियल प्रेशर के दुगना कर दें। अगर हम प्रेशर को इनिशियल प्रेशर के दुगना कर लें। क्लियर है? सो टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम P1 हमारे साथ P2 हम फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे? P2 कहते हैं फाइंड वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? ये वॉल्यूम फाइंड करें। क्लियर? अगर आपका जो ये वॉल्यूम प्रेशर है, मतलब कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उनको हमने बढ़ाया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, जो पहले प्रेशर था उनके दुगना किया हमने। सो क्वेश्चन इंतहाई आसान है। हम जानते हैं P1 V1, ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ओके, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। यहाँ पर आप लोग देखें, ये P2 किस चीज़ के बराबर है? P1 V1 इज इक्वल टू 2P1 V2। इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, P2 किस चीज़ के बराबर है? दुगने के बराबर है। देखिए, ये जो P2 है ये 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर है। क्लियर है? ये P1, सो ये P1 एंड ये P1 कैंसल, V2 इज इक्वल टू V1 बाय 2। क्लियर? मतलब ये है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। प्रेशर को जब हमने दुगना किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखें, इस तरह के इंतहाई ज़्यादा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों के पास जो ट्रिक होगी वो किस चीज़ की होगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक बॉयल्स लॉ से है। किससे? बॉयल्स लॉ। तो इस तरीके से आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए, मैं इंतहाई सिंपल केस ले चुका हूँ, मुख्तलिफ किस्म के केसेस आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह की MCQs खुद से बना के ये जस्ट लाइक मैं एक पहलू बता रहा हूँ कि इस तरह की MCQs आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन शुड ओबे। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती हैं वो क्या हुंड्स रूल को ओबे करती हैं? यस, वो हुंड्स रूल को ओबे करती हैं, आवा प्रिंसिपल को ओबे करती हैं, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती हैं। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, आपके पास जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 ATM प्रेशर जो होती है वो 10, 13, 25 पास्कल के बराबर है। या ये पास्कल किस चीज़ के बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? तो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस पॉइंट को इधर ले आएँ तो 101.325 किलो पास्कल। क्लियर? इस तरह भी लिख सकते हैं, या 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आल सही होगा। क्लियर? सो ये एटमॉस्फेयर की जो रिलेशन है एटमॉस्फेयर की टार के साथ उसका रिलेशन क्या है? या mm ऑफ Hg के साथ रिलेशन याद कर लें, या सेंटीमीटर ऑफ Hg के साथ रिलेशन याद कर लें, या बार के साथ रिलेशन याद कर लें कि बार के साथ उनका रिलेशन वगैरह किया है।
ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इससे MCQs आ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? सो देखिए मैं इसे मिटाऊँ। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ये है कि फाइंड वॉल्यूम फाइंड करें तो इसे हम V2 कहते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। प्रेशर जो है ये जो P2 है वो बराबर है 2P1। सपोज ये हमारे साथ इनिशियल प्रेशर है, तो आपके पास जो दूसरा प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर के दुगना होगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। देखें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए फाइंड वॉल्यूम इजी है। अच्छा, तो देखें 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर में भी इस तरह का MCQs तो वैसे ही ऑलरेडी गुजर चुकी है। सो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2P1 लिखता हूँ क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। V2 फाइंड करेंगे तो देखिए बोथ साइड को हम 2P1 से डिवाइड करते हैं, या और ये कैंसिल, V2 इज इक्वल टू क्या, ये और ये कैंसिल V1 डिवाइड बाई 2। इस तरह की MCQs मेरे ख्याल में गुजर चुकी हैं। क्लियर? सो इसे आप मतलब आसान ना लें, इस तरह के खुद से ट्राई कर लें, वेरिएबल चेंज करते जाएं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ वो MCQ शेयर कर रहा हूँ जो टेस्ट में होंगे, इस तरह का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को सिंपल वो ओरिजिन बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है बॉयल्स लॉ बेस्ड ऑन। आपके पास जो बॉयल्स लॉ होती हैं वो कहती हैं कि जब आप देखिए ये वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वो इन्वर्स रिलेटेड होता है प्रेशर के साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। ये बॉयल्स लॉ कहती है। अच्छा, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है, आइसोथर्मल मीन्स कि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये होगा। क्लियर है? अच्छा, सो आपके पास जो बॉयल्स लॉ है वो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हैं कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है ऑफ अ गैस, या प्रेशर बढ़ाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम तब बढ़ता है जब आपके पास प्रेशर कम होती है। अच्छा, ओके, लेकिन ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए हम उसे आइसोथर्म कहते हैं। अच्छा, फॉर अ रियल गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड V1 अब V1 दी गई है, V1 क्लियर है, V1 दी गई है वो 3 DM³ है, V2 भी दी गई है वो भी कितनी है 4 DM³ है, P1 दी गई है, P1 वो भी तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर है, एंड P2 क्लियर है। सो क्या फाइंड करें? देन फाइंड P2, इसे फाइंड कर लें। अच्छा, तो देखिए फॉर रियल गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड V1, यहाँ पर वो कह रहे हैं फॉर रियल गैस, लेकिन याद रखें जो कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो रियल गैस के लिए नहीं है ना, ये तो आइडियल गैस के लिए है। सो यहाँ पर जो भी आंसर वो देते हैं हम, मतलब टेस्ट में जो भी आंसर हम दे चुके हैं वो गलत है, यहाँ पर नॉन ऑफ दिस सही है। क्लियर है? यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, देखिए MCQ थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि रियल गैस। तो जब रियल गैस की बात आप सुनते हैं तो इस पर आप आइडियल गैस की इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है लाइमन सीरीज में व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन एमिट होते हैं। तो देखिए लाइमन सीरीज में व्हाट टाइप रेडिएशन एमिट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर लाइमन सीरीज में के शेल में सपोज आते हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, लाइमन चूँकि फर्स्ट वन है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट होते हैं। क्लियर है? ओके,
इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट है, लायमन वाली, लायमन बाल्बर पास्टन, इस तरह। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? तो देखें यहाँ पर सपोज ये नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर ये है एमसीक्यूज़ नंबर 30, एमसीक्यूज़ नंबर 30 है। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज़ है या साइकिल्स पर सेकेंड है। क्लियर है? नो, साइकिल पर सेकेंड्स एंड हर्ट्ज़, दीज आर टू यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये भी उसकी यूनिट हो सकती हैं। देखें यहाँ सम टाइम वाइब्रेशन पर सेकेंड लिख सकते हैं। देखें सम टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए वाइब्रेशन पर सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर? या फिर रिवोल्यूशन पर सेकेंड लिख सकते हैं। रिवोल्यूशन, देखें आप इसे सीख लें कि हर्ट्ज़ क्या है, साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये क्या चीज़ होती है। क्लियर है? ओके। इसके बाद है हमारा फाइंड वेव नंबर ऑफ इमिटेड लाइट इफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू n2। तो यहाँ पर जो आंसर है वो मे बी डी वाली सही है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वीडियो लंबी होती है। सो आप इसी बुक में भी, ये बुक से ली गई है एमसीक्यूज। क्लियर है? वो वहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर? वेव नंबर की इक्वेशन लगा के उसमें सिंपल पुटिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद है जो कंसेप्चुअल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर जो नेक्स्ट है मे बी 32 है। 32 में राइबर्ग कांस्टेंट है द वैल्यू। ये जो राइबर्ग कांस्टेंट होती है उनकी वैल्यू क्या होती है? उनकी वैल्यू तकरीबन 1.09678 10⁻⁷ पर मीटर है। क्लियर है? सो इसे भी आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके। इसके बाद क्वांटम नंबर एक्सप्लेन। ये जो क्वांटम नंबर होती हैं ये हमें किस चीज़ के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देती हैं? क्वांटम नंबर एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, शेप ऑफ ऑर्बिटल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देती हैं क्वांटम नंबर्स। ओके। इसके बाद है फॉर ऑर्बिटल, यहाँ पर ए है, ओ नहीं है, सॉरी ओ है, ए नहीं है। इफ फॉर ऑर्बिटल इफ n इज इक्वल टू 2, एक ऑर्बिटल है, सपोज n क्या है उसकी 2 है, देन अदर क्वांटम नंबर विल बी, एक ऑर्बिटल है उसकी n क्या है, वो क्या है 2 है, तो कहते हैं कि उसके अदर क्वांटम नंबर्स क्या हो सकते हैं। क्लियर है? सो हम जानते हैं जब n किस चीज़ के बराबर होती है, n 2 के बराबर होती है। क्लियर है? सो तो जब n 2 के बराबर होती है तो l 1 के बराबर होती है और m बराबर होती है +-1, मतलब ये है 0 +1 -1। क्लियर है? मतलब 3 के बराबर है। अच्छा, सो ये इसकी क्या है, और इसकी क्या स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो प्लस एंड -1/2 हो सकती है। क्लियर है? ओके। ये देखें जब n 2 है तो l 1 हो सकता है और m जो होता है वो 0 हो सकती है, +1 -1 हो सकती है। ये तो सम टाइम इस तरह लिखा होता है। देखें इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। देखें इसे इस छुपा लो। देखें कि n जब 2 होता है तो l 1 होता है, m ±l, या ये इस तरह लिखा होता है कि सिंपल 0 शो करती हैं वो, और सम टाइम वो सिंपल 1 शो करते हैं, सम टाइम तीनों की तीनों शो कर सकते हैं। क्लियर है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, ओके। ये 34 है। हम बढ़ते हैं 35 की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला देखिए, एक ईथर है, ईथर C2H6O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों यही है। क्लियर है? ओके। देखिए हमारे साथ कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो इनको मज़ीद डिवाइड करें। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं 36। यहाँ पर
एक रिएक्शन दी गई है जहाँ 2H2 रिएक्शन करती हैं O2 के साथ और बनाती हैं 2H2O। क्या बनाती हैं? 2H2O। क्लियर है? कहते हैं इफ़ वी हैव 8 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड